हेलो दोस्तों, स्वागत है अगेन हमारे इस नए सेशन में। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण चैप्टर फर्स्ट। पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में मेरे द्वारा ये डिस्कशन किया जा चुका है कि आपके बोर्ड के पेपर में, एग्जाम में किस टॉपिक से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, क्या आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है, आपका जो प्रैक्टिकल है या प्रोजेक्ट है वो किस तरह से कहाँ पे आयोजित मतलब कराया जाएगा, कहाँ पे होगा। तो जैसा कि 100 मार्क्स 100 अंक में ये एनसीईआरटी साइंस पूछा जाता है। 70 नंबर मतलब 70 अंक आपके पेपर में बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा और 30 अंक स्कूल से प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल से निर्धारित किया गया है। ठीक है। आज से हम लोग एनसीईआरटी साइंस चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण को बिल्कुल पढ़ेंगे, देखेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले बता दें कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या है पढ़ाने का। सबसे पहले जो चैप्टर है उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बिल्कुल इजी सरलतम भाषा में एक्सप्लेन किया जाएगा, लिखवाया जाएगा। आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठना है और जो चीजें यहाँ पे वीडियो में लिखवाया गया उसको जरूर लिखना है। ठीक है। और जो बताया भी जा रहा है उसको भी लिखना रहेगा। जब टॉपिक आएगा उस टॉपिक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी बताया जाएगा। शुरू करेंगे बिल्कुल देरी ना करते हुए। आपका चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि आपके दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। जैसे परिवर्तन देखने को मिल रहा है, मीन्स अगर दूध खुला छोड़ा, जैसे यहां पे लिखा है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सबको पता है भाई, दूध फट जाएगा। लोहे का तवा, तसला, कील को अगर आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या प्रभाव होता है। नमी स्थान पे अगर लोहे को छोड़ दिया जाएगा, रख दिया जाएगा काफी दिनों तक, तो वो उसमें जंग लग जाता है। तो ये क्या प्रभाव, मतलब किसके वजह से हो रहा है, सारी चीजें इस टॉपिक में देखेंगे। ये आपका अध्याय फर्स्ट रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण है। हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला हमारा टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर क्रिया करके अपने से पूर्णतः भिन्न या अलग एक नया पदार्थ बनाते हैं तो यह घटना रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मिलके एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा है, एक तीसरा ऑब्जेक्ट बना रहा है। ठीक है। उससे भिन्न, पहले और दूसरे से भिन्न एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा है तो वो रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। मीन्स वो रासायनिक अपक्रिया का प्रभाव है। ठीक है। जैसे कि चावल और पानी अगर उसको साथ में मिला के पका दिया जाता है, मतलब इसका अपक्रिया जो है गर्म किया जाता है तो वो भात बन जाता है। कुछ लोग हंस रहे होंगे, भाई ये भात देखो सर बोल रहे हैं। भाई अगर साइंस के लैंग्वेज चलेंगे तो उसे भात ही बोला जाएगा। अगर हम इसे चावल बोलेंगे, ठीक है, कहते तो चावल ही है आम भाषा में, कि हमको दाल और चावल चाहिए। बहुत कम ही लोग होंगे पुराने जमाने के जो बोलते होंगे दाल और भात केवल हमको चाहिए खाने के लिए। बट आज के मॉडर्न युग में सभी लोग चावल का ही यूज करते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे साइंस भाषा में चावल का यूज करेंगे तो आपको कच्चा चावल मिलेगा। ठीक है। तो देखिए, चावल और पानी को अगर साथ में गर्म किया जाता है तो वो भात बन जाता है, मीन्स चावल बन जाता है आज की भाषा में। ठीक है। तो ये किसका प्रभाव है भाई, ये रासायनिक अपक्रिया की वजह से हो रहा है। ठीक है। अब देखिए क्या है, चावल और पानी, और ये जो निर्माण हो रहा है एक नया, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभिकारक किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है। या फिर एक लाइन में एक क्वेश्चन आएगा कि अभिकारक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसको समझाइए। तो हम देखेंगे कि अभिकारक यहां पे क्या है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। भाई ये रासायनिक अपक्रिया हो रहा है, इसमें कौन सा भाग मतलब कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, तो यहां पर चावल और पानी, मीन्स चावल और पानी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं। मीन्स चावल और पानी को ही गर्म किया जा रहा है ना। तो भाई जो भाग लेता है
उसे बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। दूसरी तरफ चलेंगे, राइट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड है। दूसरी तरफ चलेंगे राइट साइड में, तो जो ये उत्पन्न हो रहा है मींस अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न, ठीक है, फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है, और जो उससे प्राप्त होता है मतलब रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो आप लोग बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर क्रिया करके अपने से पूर्णतः भिन्न या अलग एक नया पदार्थ बनाते हैं तो यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, मींस ये कि फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को साथ में अगर रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है तो एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, तीसरा, थर्ड। तो वही हमारा ये जो प्रक्रिया हो रहा है क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट, पदार्थों में परिवर्तन। जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, वो रासायनिक परिवर्तन भी कहलाता है। ठीक है, आप लोग कक्षा 9 में क्लास 9 में ये पढ़े होंगे कि हमारा जो परिवर्तन होता है दो तरह से होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। सो एक बार हम इसको देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन, पदार्थों में जो परिवर्तन होता है दो तरह से होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, एक अवस्था में दूसरी अवस्था, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन और दूसरी से पुनः उसी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन और दूसरी से, सॉरी यहां पे में ही रहेगा, एक अवस्था में दूसरी अवस्था में परिवर्तन, दूसरी से पुनः उसी अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? पदार्थों में भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए समझिए, फर्स्ट सेकेंड, ये आपका पहला पदार्थ है। ठीक है, ये आपका पहला पदार्थ है, ये आपका कोई दूसरा पदार्थ है। पहले पदार्थ से, पहली अवस्था से हम कह सकते हैं दूसरी अवस्था में चेंज हो रहा है, फिर दूसरी अवस्था से पुनः उसी अवस्था में चेंज हो जा रहा है। वो रीजन क्या है? वो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। मतलब भौतिक परिवर्तन के कारण ये हो रहा है। जैसे आप देखिए पानी का बर्फ बनना। ठीक है, पानी का बर्फ बनना, अगर बर्फ है, बर्फ को अगर हम गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा भाई? पानी बन जाएगा ना। और पानी को फिर से हम जो है फ्रीजिंग पॉइंट कर देंगे, मींस उसको जमा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। मतलब एक जो है अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। पुनः दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्या रीजन क्या है इसका? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की वजह से ही पहली अवस्था दूसरी अवस्था में बदल रही है, पुनः दूसरी अवस्था पहली अवस्था में बदल जा रही है। ठीक है, जैसा ये दूसरा विद्युत बल्ब का जलना। विद्युत बल्ब है, आप उसको जला देते हैं, फिर पुनः उसको ऑफ कर देते हैं, देखिए बुझ जाता है ना, बंद हो जाता है उसका प्रकाश, फिर उसको जला देते हैं, फिर जल जाता है। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक परिवर्तन के कारण ही देखिए फिर से पुनः वो अपना पुरानी अवस्था प्राप्त कर ले रहा है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में क्या है कि एक अवस्था के द्वारा दूसरी अवस्था में, पुनः दूसरी अवस्था के द्वारा पहली अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, मतलब प्राप्त कर ले रहा है। जैसे पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था, फिर उसको पुनः प्राप्त कर ले रहा है। देखेंगे रासायनिक परिवर्तन नेक्स्ट। एक अवस्था में दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, एक अवस्था में दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, परंतु दूसरी अवस्था में पहली अवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाता। मीन्स ये है कि पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन के वजह से। पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, बट दूसरी से
पहली अवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। मींस कि पहले से दूसरा जो बन जा रहा है या प्राप्त हो रहा है, दूसरी से पुनः वो हमको नहीं प्राप्त होगा जो था। जैसे दूध का दही बनना, ठीक है, दूध से दही बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन क्या पुनः दही से दूध बनेगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। आटा से रोटी बनाना, भाई कोई ऐसा है जो पुनः रोटी से आटा बना दे? नहीं ना, ये पॉसिबल है? नहीं है। इसलिए ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? पुनः पहली अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, और रासायनिक परिवर्तन में हम पहली अवस्था प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट। भौतिक परिवर्तन के गुण और रासायनिक परिवर्तन के गुण ये क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। आकार या अवस्था में, आकार व अवस्था में बदलाव भौतिक परिवर्तन में हो जाता है। जैसे पानी, मतलब जो जल था वो बर्फ बन जाता है। ठीक है, तो उसके आकार में या अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन मीन्स होता है कि जल है, जल से बर्फ बन जा रहा है। ठीक है, पानी से बर्फ बन जा रहा है, फिर पुनः यह बर्फ से जल या पानी बन जा रहा है ना, तो यह अस्थायी परिवर्तन है। मीन्स अस्थायी नहीं है कि जो बन गया वही रहेगा। नेक्स्ट, पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि अभी बताए थे कि अगर पानी से जल से बर्फ बन जाएगा, फिर हमको जल प्राप्त करना होगा, तो बिल्कुल बर्फ को गर्म कर देंगे, हमको जल मिल जाएगा। ठीक है, सो हमारा ये पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, उसके गुण क्या है? यह दोनों दिशाओं में होती है, इसलिए इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, ये इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों दिशाओं में होती है। दोनों दिशाओं का सेंस ये है कि ये चेंज हो रहा है, फिर ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों दिशाओं में बदल रहा है एक दूसरे में, इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन के गुण। तो ये नया पदार्थ प्राप्त होता है, बिल्कुल। जैसे दूध से दही, तो दूध से दही बन गया ना, अब ये नया पदार्थ प्राप्ति तो हुआ भाई। अब ऐसा तो है नहीं दही से दूध बन पाएगा। ठीक है। दूसरा, अस्थायी परिवर्तन है, जिससे पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जाता। बिल्कुल सही। ये आपका क्या है? अस्थायी परिवर्तन। मीन्स ये बदलेगा नहीं। जैसे एक बार दूध से दही हो गया, बट ये दही से दूध नहीं होगा। ठीक है, दूध से दही बन जा रहा है, लेकिन दही से दूध नहीं, ये अस्थायी हो गया है। दूध से दही बन गया तो अस्थायी हो गया, अब दही से दूध नहीं बनेगा। नेक्स्ट, यह एक ही दिशा में चलती है, इसलिए इसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ही दिशा में चलती है। एक ही दिशा कहने का सेंस ये है कि ये केवल दूध से दही बन रहा है, एक ही दिशा में तो चल रहा है, फॉलो कर रहा है। दही से दूध बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में। देखिए, ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, रासायनिक समीकरण पढ़ने से पहले आप लोगों को आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब कुछ जानकारी तो होनी ही चाहिए। और आवर्त सारणी जो है आपका अभी वो चैप्टर 5वें में, शायद चैप्टर 5वें में है, वो जब आएगा वो टॉपिक मतलब पढ़ाया जाएगा। सो कुछ चीजें आप लोगों को जानना जरूरी है जो इसमें फॉलो करेगा। मतलब इस चैप्टर में उस चीजों का यूज हो रहा है या होगा। जैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए? परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक। और दूसरा है जो आपका प्रतीक है, किस चीज का प्रतीक है? उसके पदार्थ का। ठीक है, उसके पदार्थ का प्रतीक है। मीन्स हम कह सकते हैं कि तत्वों के नाम। आप लोगों को दिख रहा है? एक मिनट, नीचे लिख दे रहे हैं। आप लोगों को क्या जानकारी चाहिए? सबसे पहले परमाणु क्रमांक, दूसरा तत्वों के नाम और उसका प्रतीक।
ठीक है। जैसे परमाणु क्रमांक 1, इसका प्रतीक क्या, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। इसका प्रतीक क्या है, H है, ठीक है, इसका प्रतीक क्या है, H है। दूसरा हम बात करेंगे हीलियम, इसका प्रतीक क्या है, He, ठीक है। तो ये चीजें आपका जो आवर्त सारणी में है लगभग 25 से 30 तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके कुछ यूज, इसमें कुछ क्या बहुत सारे यूज है इसमें, तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि परमाणु क्रमांक किस तत्व का क्या है या उसका प्रतीक क्या है, ठीक है। मेंडलीव के आवर्त सारणी गुण, वो सारी चीजें आपको उसमें पढ़ाया जाएगा जब आवर्त सारणी आएगा, ठीक है। आवर्त सारणी की कुछ चीजें आपको ये पता होना चाहिए। सो इसके बारे में देख लेते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। लिखा है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को प्रतीकों सूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। बिल्कुल जैसा कि अभी बताएं कि जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम लोग H लिख देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन को हम लोग H लिख देंगे। अब देखिए H लिख दिए, इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन लिखेंगे। तो यही कह रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को प्रतीकों एवं सूत्रों के रूप में जो व्यक्त किया जाता है वो क्या है, रासायनिक समीकरण। नोट करके लिखा हुआ है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। बिल्कुल जैसा ये हम पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं बहुत लंबा चौड़ा संक्षिप्त हो जाएगा, बट इसको हम शॉर्ट में लिखने के लिए, समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके प्रतीकों का यूज करेंगे। जैसे आपका इसमें बोल रहा है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को हम लोग लिखते हैं Mg से, ठीक है। और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O से लिखते हैं। इन दोनों से हमको क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर यहां पूछेंगे अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, तो इसे बोलेंगे क्या, अभिकारक, और इसे क्या बोलेंगे, उत्पाद, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है जो पदार्थ, उसे बोलते हैं अभिकारक, और जो उससे उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण में हम लोगों को बस यही देखना है कि जो चीजें लिखा जा रहा है उसको प्रतीक के माध्यम से या सूत्रों के माध्यम से नोट करना है, ठीक है। तो अगर लिखने के लिए आ गया रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या इसका यूज मतलब कब किया जाता है, तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित तत्वों की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित तत्वों की जानकारी प्राप्त होती है। क्या क्या प्राप्त होती है भाई, देख लो। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान होता है, बिल्कुल होता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान होता है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, इससे हमको क्या प्राप्त हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या हमको प्राप्त हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान होता है। अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग हो रहे हैं, एक मैग्नीशियम, दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान होता है, बिल्कुल ज्ञान होता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। दूसरा है अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों का ज्ञान होता है, जी बिल्कुल। इन दोनों से क्या उत्पन्न हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है, बिल्कुल ज्ञात हो रहा है ना ये चीजें हमको। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या का बोध होता है, उनकी मोल संख्या का बोध होता है, ठीक है। ये जो है परमाणु तथा अणुओं की संख्या का बोध होता है और उनकी मोल संख्या का बोध होता है, बिल्कुल होता है। जैसे हम लिखते हैं क्या है, H2 दिख रहा है, एक मिनट यहां लिख दें। जैसे हम लोग लिखते हैं H2, तो इसमें जो है H में दो परमाणु है और अणु की बात करेंगे तो एक अणु है, ठीक है। अभी जब आगे रासायनिक समीकरण करने के लिए, संतुलित करने के लिए क्वेश्चन आएगा
तो उसको बताया जाएगा किस तरह रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है, और ये परमाणु अणु का बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, मींस ये कहा जा रहा है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या का बोध होता है। बिल्कुल बोध होता है। ठीक है, यहाँ पे कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं, यहाँ पे कितने परमाणु हैं, अणु हैं, ये चीजें का बोध होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन O2 होता है, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा, ऑक्सीजन जो है O2 होता है। अब जैसे यहां पे देख लीजिए, यहां पे अगर हम देखेंगे, एक मिनट इसको दोबारा लिख देते हैं भाई, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ऑफलाइन तो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, बट ऑनलाइन में कैमरे के सामने अभी भी शुरुआत हुई है तो थोड़ा सा इशू हो जाता है, टेक्निकल चीजें हो जाती हैं, तो बिल्कुल आप लोग जो है सपोर्ट बनाइएगा इस पे। तो देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है, हमारा अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है। अगर हम यहां देखेंगे कि अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणु, अब जैसे यहां ये अभिकारक है, इसमें देखेंगे कितने अणु या परमाणु है, या भाई एक है ना, एक अणु भी है, एक परमाणु है। देखिए इसके पहले कुछ लिखा है, कोई अणु है नहीं, परमाणु इसके नीचे कुछ है नहीं, ऑक्सीजन में 2 है, बिल्कुल 2 परमाणु है। ठीक है, यहां देखेंगे तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको क्या प्राप्त हो रहा है। क्या ये सही है, समीकरण संतुलित है? जी बिल्कुल नहीं संतुलित है। क्यों? क्योंकि हम यहां देखेंगे तो ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, 2 परमाणु है, बट यहां पे देखेंगे तो 1 है कि नहीं? तो इसको रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करने के लिए आएगा, तो अभी आगे हम बताएंगे कैसे संतुलित किया जाएगा। ठीक है, यहां पे हमको क्या देखना है कि परमाणु तो अणुओं की संख्या का बोध होता है, हाँ हो रहा है बोध, ठीक है, उनकी मोलों की संख्या का बोध बिल्कुल हो रहा है। नेक्स्ट, मोलों की संख्या ज्ञात होने पर उनके द्रव्यमान की जानकारी होती है, बिल्कुल सही। ठीक है, जैसे यहां पे ऑक्सीजन का 2 है ना, ये हमको प्राप्त हो रहा है, तो इसके द्रव्यमान की भी जानकारी होती है। और द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम है, रासायनिक समीकरण में क्या यूज है, अभी आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, ध्यान से देखिएगा, इसी के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे कि हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है, ये कैसे हमको बोध होगा, कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहां पे Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, आप लोग इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं। देखिए ये आपका क्या है, अभिकारक है, और ये आपका क्या है, उत्पाद है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पे ZnH2SO4 मतलब Zn अणु परमाणु कितना है, सिंगल है ना, यहां पर भी सिंगल है। SO4 यहां पे SO4, H2, H के नीचे 2 है। देखो ये कैसा लिखा जाएगा, अगर देखा जाए यहां पे बन नहीं पाया है, Zn प्लस H2SO4 मीन्स ये जो 2 है ना, 2 लिखा है, ये H के नीचे यहां पे है, ये नहीं कि H से पहले है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पे बात करेंगे तो इससे जो हमारा बन रहा है ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए यहां पे समीकरण संतुलित पहले से है, पहले से कहने का यह है कि यहां पे Zn सिंगल है, बिल्कुल यहां भी है, SO4 इसमें 4 परमाणु है, इसमें 4 परमाणु है, H2 इसमें 2 परमाणु है, इसमें 2 परमाणु है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, मतलब कि दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों में हमारा जो है परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इसका महत्व क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। अब देखिए
रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम बिल्कुल फॉलो होने चाहिए। ठीक है, ये फॉलो अगर नहीं हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, अभी आगे देख रहे हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे, उससे पहले भी पढ़े होंगे कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या होता है। ठीक है, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है ना ही विनाश। मीन्स दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों की मोलों की संख्या समान होनी चाहिए। दोनों की मोलों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, दोनों को मोलों की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे यहां पे है Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, ये समान है ना। अगर यहां पे लिख दिया जाता, जैसे ये लिखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इससे हमको क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये देखिए, ये द्रव्यमान के संरक्षण का नियम को फॉलो कर रहा है, यह संतुलित है ये समीकरण? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे कि अभी पिछली स्लाइड में बताए थे कि यहां पे ऑक्सीजन पे 2 परमाणु है, बट यहां पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, सिंगल है। ठीक है, तो ये क्या द्रव्यमान के संरक्षण का नियम को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, जो कि रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम को फॉलो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, जैसे बताया गया है कि दोनों तरफ मोलों की संख्या या द्रव्यमान की संख्या बराबर होनी चाहिए, बट यहां पे नहीं है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन 2 है, वहां पे सिंगल है। ठीक है, इसमें है बाएं तरफ जितने द्रव्यमान हो दाईं तरफ भी उतना द्रव्यमान होगा, मोलो दोनों तरफ समान होगी। बिल्कुल वही जो बताया अभी। ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ हमको क्या है, बिल्कुल समान होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे नोट में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंकाली समीकरण क्या होता है? ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, कोई भी समीकरण है अगर वो संतुलित नहीं है तो वो कंकाली समीकरण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? कंकाली समीकरण। और कंकाली समीकरण को ढांचा समीकरण भी कहते हैं। इसको अगर नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। ये जो कंकाली समीकरण है इसको हम लोग जो है ढांचा समीकरण भी कहते हैं। कंकाली समीकरण को ढांचा समीकरण कहते हैं। कंकाली समीकरण, ढांचा समीकरण क्या होता है? जो भी रासायनिक समीकरण असंतुलित है, मतलब संतुलित नहीं है, वो क्या है? कंकाली समीकरण है। जैसे यहां पे लिखा है रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। बिल्कुल, अगर समीकरण संतुलित हो गया तो वो कंकाली समीकरण नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, Mg प्लस ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये है, और इससे क्या प्राप्त हो रहा है हमको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हमारा समीकरण संतुलित है? नहीं है, तो ये क्या है? कंकाली समीकरण है। ठीक है, ये इसे क्या कहेंगे हम? ढांचा समीकरण कहेंगे। बट यहां पे अगर देखेंगे हम, इसके पहले जो संतुलित हो चुका है, ऑलरेडी देखो लिखा भी है संतुलित रासायनिक समीकरण, मीन्स से संतुलित हो चुका है। और अगर असंतुलित होता तो उसे क्या बोला जाता? कंकाली समीकरण या फिर ढांचा समीकरण। समझ में आ गया होगा? कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, पॉइंट पे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक इतना ही था। सो आज के वीडियो में हम लोग कर दिए हैं रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण चैप्टर फर्स्ट। ये पहला आपका जो है पहला लेक्चर है, पहला क्लास है। अभी जैसे बताएं कि ऑफलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस काफी है, बट ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट बनाए रखिएगा। धीरे धीरे जो है सही हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो है एग्जाम धीरे धीरे जो है नजदीक आता जा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल पढ़ाई करते रहिएगा। मैथ्स और इंग्लिश क्लासेस डेली रेगुलर चल रही हैं। सो साइंस की भी क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपको ये 2-3 सब्जेक्ट हैं मेन, हाई स्कूल मतलब कि एनसीईआरटी साइंस का, एनसीईआरटी साइंस क्या है, एनसीईआरटी सब्जेक्ट में जो 3 सब्जेक्ट मेन भूमिका निभाते हैं, वो चीज़ें आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी बिल्कुल फ्री। सो आप अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें। आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।